ठीक है भाई, तो करें क्लास स्टार्ट। ठीक है, देखो आज की जो ये क्लास है ना, इसमें जितने पॉइंट होंगे वो सारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो हम जो कॉन्सेप्ट लेंगे ना, इस टाइप के लेंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे सबसे पहले पॉइंट लेंगे हम परमाणु संरचना का। अब परमाणु संरचना का कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, परमाणु संरचना की करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात किसकी करेंगे, परमाणु संरचना की। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम यहां पे जो बात करेंगे वो करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन की। दूसरा हो जाएगा प्रोटॉन, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास में न्यूट्रॉन। ठीक है, पहला कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन सा, प्रोटॉन, और तीसरा कौन सा, न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे भाई इसके आवेश से। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, आवेश से पूछते हैं। तो इसका आवेश क्या होता है, तो इसका आवेश होता है ऋण आवेश। अब ऋणावेश बोलो चाहे ऋणात्मक बोलो या नेगेटिव बोलो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हुआ, ऋणावेश। इस आवेश का मान कितना होता है, तो -1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, या फिर यह संख्या अगर नहीं मिले तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, कूलम का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। यहां तक क्लियर है। दूसरा है हमारे पास में प्रोटॉन। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसका आवेश क्या होता है, तो इसका जो आवेश होता है वो होता है धनावेश। ठीक है, उसके बाद में इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है +1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और दूसरा अगर यह संख्या नहीं मिले तो +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का भी आवेश पूछा जाता है। तो इसका आवेश क्या होता है, कैसा होता है और कितना होता है। ठीक है, तो इसका जब भी आवेश पूछे तो आपको बताना है कि इसका जो आवेश होता है वो होता है शून्य। अब शून्य या फिर उदासीन, उदासीन नहीं मिले तो आप कहना कि इसका कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, वापस से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात किसकी करें, परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना में सबसे पहले बात किसकी करें भाई, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है -1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। अगर यह संख्या नहीं मिले तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कूलम का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है धनावेश होता है। इसका मान कितना होता है, तो +1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अगर यह संख्या नहीं मिले तो फिर आपके पास में कौन सी संख्या मिलेगी, यह वाली संख्या मिलेगी आपको।
तो +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। क्लियर है। उसके बाद में है न्यूट्रॉन का आवेश। न्यूट्रॉन का आवेश, तो न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इसका कोई आवेश नहीं होता है, शून्य होता है या उदासीन होता है या फिर आवेशहीन होता है। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि ये जो आवेश होते हैं अगर ये समान प्रकार के होते हैं तो समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास में कि असमान प्रकार के असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे कि असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? तो इनमें होता है भैया, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है। अगर समान प्रकार के आवेश है तो समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और असमान प्रकार के अगर आवेश हैं तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है। समान प्रकार के आवेशों का मतलब यह हो गया, समान प्रकार का मतलब यह है कि मेरे पास मान लो एक ये धनात्मक आवेश है और ये भी क्या है? धनात्मक आवेश है। तो दोनों के बीच क्या होगा? तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। और असमान प्रकार के आवेश यानी मेरे पास में एक ये प्लस है यानी धनावेश है और दूसरा है मेरे पास में ऋणावेश। ठीक है। तो दोनों में क्या होगा? तो दोनों में हो जाएगा आकर्षण हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है भाई, करते हैं इसके आगे। चलो आपने नोट कर लिया होगा और नोट नहीं किया है तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलो अब देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें कि ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है, परमाणु का ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? तो ये नाभिक कहलाता है। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो एक परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक में कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं या कौन कौन से कण होते हैं। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि जो एक परमाणु का जो नाभिक होता है, जो केंद्रीय सघन भाग होता है, ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? केंद्रीय सघन भाग। ठीक है। एक परमाणु का जो केंद्रीय सघन भाग होता है उसमें कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। उसके बाद में एक कण बच गया अपने पास में इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वामावर्त या दक्षिणावर्त किसी भी दिशा में चक्कर लगा सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में इस परमाणु की ये होती है के कक्षा, ये होती है एल कक्षा, ये होती है एम कक्षा और ये होती है एन कक्षा। ठीक है। अब जो के कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसमें 2। ठीक है। एल जो कक्षा होती है इसमें होती है 8। एम जो कक्षा होती है इसमें होती है कितनी भैया? 18। और एन में कितनी होती है? तो इसमें होती है 32। ठीक है।
अब यहां से एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपको कि बताइए परमाणु के n कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, अब ए ऑप्शन में है आपके पास में 2, बी ऑप्शन में है आपके पास में 8, सी ऑप्शन में है आपके पास में 18 और डी ऑप्शन में है आपके पास में 32। ठीक है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, बताइए कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, पता चला, कहां से चला, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? ठीक है, जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उनको कम समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, जो एक बार पहले जिसने पढ़ लिया है ढंग से, वो ही इस चीज को समझ पाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसका, कॉपर का यानी तांबे का। अब तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, या फिर आपको पूछे कि जो एक कॉपर होता है, जो तांबा होता है, उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो भी आपको कितनी बतानी है, 29 बतानी है, 29 बतानी है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहां से, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है भाई आवेश के, आवेश से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहां से पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक अगर आपको पूछे तो आपको क्या बताना है, कूलाम बताना है। इस कूलाम का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। उसके बाद में आवेश का अगर आपको सीजीएस मात्रक पूछे तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, ईएसयू, क्या होता है, ईएसयू। ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, कूलाम, और सीजीएस मात्रक क्या हुआ, ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, ठीक। उसके बाद में अगर आपको पूछे कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू होते हैं। दूसरा पूछे कि एक ईएसयू में कितने कूलाम होते हैं, तो 3 पॉइंट, यहां पॉइंट है भैया ना, 3.33 गुणा 10 की घात माइनस का 10 कूलाम होता है। उसके बाद में पूछे आपको कि एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, और ज्यादा देखो क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस इन्हीं पॉइंटों से होते हैं। क्लियर है? चलो, नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप इसको नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो, देखो दूसरा है स्थिर आवेश। स्थिर आवेश से भी भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्थिर आवेश बोलो या स्थिर विद्युत बोलो, ठीक है, कई जगह पे स्थिर आवेश देता है और कई जगह पे
स्थिर विद्युत देता है। तो सबसे ज्यादा एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि स्थिर आवेश जो होता है, स्थिर विद्युत जो होती है, इसका उत्पादन कैसे होता है। तो इसका जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा होता है। अब देखो स्थिर आवेश यानी स्थिर विद्युत उत्पादन कैसा होता है, घर्षण के द्वारा होता है। तो स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश का उत्पादन कैसे होता है, घर्षण द्वारा होता है। ठीक है, यानी एक कांच की छड़ को, ठीक है, सबसे पहले वैसे थेल्स ने बताया था कि एक करवा नाम की छड़ को या फिर अंबर की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वहां पे जो आवेश की उत्पत्ति होती है वो आवेश किस प्रकार का होता है, स्थिर प्रकार का होता है। ठीक है, अब वैसे उसके बाद में कई एग्जाम्पल आ गए, जैसे कांच की छड़ को, एक मिनट, कांच की छड़ को रेशम या सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का क्या करती है भाई, त्याग करती है। क्या करती है, त्याग करती है। अब देखो अगर आपको पूछे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कांच की छड़ क्या हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि कांच की जो छड़ है वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, और रेशम या सिल्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणावेशित। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो बताओ बिल्ली की खाल क्या होगी, तो बिल्ली की खाल जो होगी वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और एबोनाइट की जो छड़ है ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। उसके बाद में है हमारे पास में ऊनी वस्त्र। ठीक है, ऊनी वस्त्र को जब प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो बताइए ऊनी वस्त्र जो है वो तो क्या हो जाएगा, धनावेशित। ठीक है, और प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित। ठीक है, यानी कांच की छड़ को जब रेशम या सिल्क से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पे चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। ठीक है, देखो जैसे मान लो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पे, रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इस कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे चले जाएंगे भाई, रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो आप इसको कीजिए नोट, फिर करते हैं इसके आगे। क्या हुआ, काफी है, अच्छा चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यार, हैं, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट और। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो, यहां तक पढ़ लिया ना, यहां तक क्लियर है। अब सुनो एक लास्ट पॉइंट और है, ठीक है, उसको क्लियर कर लो, उसके बाद में फिर कल कर लेंगे। ठीक है, अगला है हमारे पास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार आया था कि एक होता है लाइटनिंग अरेस्टर यानी तड़ित चालक। ठीक है, तो इस तड़ित चालक का आविष्कार आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन
फ्रैंकलिन। किसने किया था भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये त्वरित चालक क्या होता है? ठीक है, तो ये जो त्वरित चालक होता है, ये सबसे पहले ये चालक होता है भाई कॉपर का, यानी तांबे का होता है। ठीक है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य लिखो, इसका कार्य होता है भाई आकाशीय जो बिजली होती है, जो विद्युत होती है, ठीक है, उससे सुरक्षा करने का कार्य होता है। ठीक है। अच्छा, ये लगा कहां पे होता है? तो ये लगा होता है किसी भी भवन, सॉरी एक मिनट, किसी भी भवन या बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, किसी भी भवन या बिल्डिंग के ऊपर, ऊपर ही ऊपर लगाते हैं इसको, टॉप पे। ठीक है, और किस लिए लगाते हैं? आकाशीय बिजली से बचने के लिए। ठीक है, और ये जो वायर होता है, ये जो चालक होता है, ये किसका बना होता है? कॉपर का। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। बाकी का करते हैं कल। हाँ, कल करते हैं अब। ठीक है, ओके।